चलो अगला है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण की व्याख्या। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण जो है उसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जो हमने पीछे 5 पढ़े, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, उनकी व्याख्या करनी और एक समीकरण बनाना है। इस बात को बात करें सन 1905 या 1904, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया, क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण की व्याख्या की। सन 1900 में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने कहा था ऊष्मा जो होती है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को क्वांटा कहते हैं। एक क्वांटा की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक, न्यू ऊष्मा की आवृत्ति थी। उसी सिद्धांत का प्रयोग आइंस्टीन ने किया और आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे क्या है, बंडल है। किसके बंडल हैं, ये क्या चीज है, प्रकाश ऊर्जा के बंडल या पैकेट। बंडल को पैकेट ही तो कहते हैं। तो सन 1905 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, किस सिद्धांत के, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या की, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण और उसके नियमों की व्याख्या की। इन्होंने बताया प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। प्लांक ने क्वांटा वर्ड प्रयोग किया था और इन्होंने किसका प्रयोग किया, फोटोन। सीधी सी बात, ऊष्मा होगी तो क्वांटा प्रयोग किया जाएगा, प्रकाश होगी तो फोटोन प्रयोग किया जाएगा। वहां क्वांटम शब्द का प्रयोग किया गया और यहाँ किसका, फोटोन। फोटोन माने प्रकाश से संबंधित। तो प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h कौन सी चीज है, प्लांक नियतांक। प्लांक न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। सन 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण और एवं उसके नियमों की व्याख्या की। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। इतनी बात हुई। इन्होंने कहा जब यह फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं, यह फोटोन गिरा इधर, ये क्या था हमारा, फोटोन, ऊर्जा कितनी थी, h न्यू। तो यह धातु की सतह पर उपस्थित एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी समस्त ऊर्जा दे देता है और यह फोटोन अपने अस्तित्व को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। जैसे ही ये फोटोन को रोका नहीं जा सकता। अगर हम फोटोन को रोक सकते, पता क्या होता, हम कनेक्शन नहीं लेते लाइट का, छत पर डिब्बी रख देते, बर्तन रख देते, प्रकाश का फोटोन आता, डिब्बे में बंद हो जाता, उसे बंद कर देते। जब लाइट नहीं होती, यहाँ खोलते, फोटोन बाहर निकलते, प्रकाश हो जाता। लेकिन फोटोन को रोक नहीं सकते। जैसे ही फोटोन जिस सतह पर गिरता है वो तुरंत अपनी ऊर्जा उसे दे देता है। यही कारण है, जैसे ही फोटोन छत पर गिरेगा
छत की सतह को क्या कर देगा, ऊर्जा, छत गर्म होने लगेगी लेकिन फोटोन को पकड़ा नहीं जा सकता। नहीं तो एक बर्ड है यहाँ पर, तुम कहो कि फोटोन आया, फोटोन को पकड़ ले, अगर पकड़ सकते तो हम टंकी बना देते छत पर और नल की फिटिंग लगा देते नीचे, फोटोन उसमें गिरते, नल में से कहाँ आ जाते, कमरे में, फोटोन फैल जाते चारों तरफ, प्रकाश हो जाता। फिर हम जो फिटिंग लाइट की नहीं करवाती, पाइपलाइन वाली करवाते कि छत पे से पाइप डलवा देते और फोटोन पाइप से कहाँ जाते, अंदर। तो जैसे ही ये जिस भी सतह पर गिरेंगे तुरंत उसको अपनी ऊर्जा क्या कर लेंगे, दे देंगे और अपने अस्तित्व को क्या कर लेंगे, समाप्त, यानी इसे रोका नहीं जा सकता। ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे ही प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो उसमें उपस्थित यह फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यह इलेक्ट्रॉन इस प्राप्त ऊर्जा को दो भागों में खर्च करता है। कितने भागों में खर्च करता है? इलेक्ट्रॉन फोटोन से प्राप्त ऊर्जा का, फोटोन से प्राप्त ऊर्जा को दो भागों में क्या करता है, खर्च करता है। दो भाग कौन कौन से हैं उन्हें समझें। नंबर पहला, धातु के बाहर निकलने में, और धातु के बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कालफलन कहते हैं। पहली तो खर्च करेगा धातु से बाहर निकलने में, दूसरी धातु के बाहर किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी इसे जो ऊर्जा मिली सतह वाले को दो भागों में खर्च किया, एक तो धातु के बाहर निकलने में, और जब धातु के बाहर निकल गया तो शेष ऊर्जा काय के रूप में खर्च करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करेगा। पूरी बात को फिर से एक बार रिपीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह समीकरणों की और नियमों की व्याख्या की। इनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। जब यह प्रकाश किसी धातु पर सतह पर गिरता है तो इसका एक फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा को दो भागों में खर्च करता है, धातु के बाहर निकलने में और धातु के बाहर गतिज ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार से फोटोन की ऊर्जा बराबर दो भागों में खर्च हुई, W प्लस E के। जो इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। हम इधर लिख देते हैं फिर से, ये धातु है या कोई पदार्थ है, प्रकाश गिरा, ऊर्जा कितनी थी फोटोन की, h न्यू। जो इलेक्ट्रॉन सतह से लेके निकल रहा है इस ऊर्जा को, उनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्स होती है। क्यों? धातु के बाहर निकलने में कम ऊर्जा चाहिए, लेकिन जो निचली सतहों से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें उनकी गतिज ऊर्जा बाहर क्या होती, कम होती है। क्यों होगी? क्योंकि वह धातु में उपस्थित धन आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध भी क्या करेंगे, यानी जे वाले इलेक्ट्रॉन तीन काम करेंगे। एक तो अंदर से बाहर आकर्षण बल लगा आयनों के विरुद्ध, उसमें खर्च करना, फिर धातु से क्या निकलना, बाहर निकलना, और फिर धातु के बाहर गतिज। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम होगी और इनकी गतिज ऊर्जा जो होगी अधिक होगी। क्या कहा? जैसे ही प्रकाश किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो प्रकाश में उपस्थित एक फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा सतह पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यह इलेक्ट्रॉन इस प्राप्त ऊर्जा को दो भागों में खर्च करता है, एक तो धातु के बाहर निकलने में अर्थात कालफलन के विरुद्ध कार्य करने में, दूसरा धातु के बाहर गतिज ऊर्जा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम, और जो इलेक्ट्रॉन निचली सतहों से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि निचले वाले इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इस प्रकार E के मैक्स जो है सतह से बराबर W प्लस E के मैक्स लिखना चाहिए था, फोटोन की ऊर्जा होगी ये E के मैक्स होगी। E के मैक्स गतिज ऊर्जा क्या हो गई, E के मैक्स बराबर E माइनस W, जहां E का मान कितना है, h न्यू, जहां E बराबर h न्यू तथा
W बराबर एच न्यू जीरो। क्यों? जो देहली आवृत्ति से मिलता ऊर्जा निकालने का, फोटोन की ऊर्जा निकालने का तरीका एच न्यू है। रख दो ई के मैक्स एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, तो ई के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस, इस समीकरण को हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं। यह समीकरण क्या है? आइंस्टीन का। इसको हम कई रूपों में लिख सकते हैं, चूंकि सतह से निकले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग b मैक्स हो, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? ई के मैक्स जो होगी बराबर 1/2 mb मैक्स स्क्वायर। रख दो यहां पर, तो यही फार्मूला हो गया mb मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस, यह समीकरण भी आइंस्टीन का ही प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है। यह समीकरण भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। जी हमने ई के मैक्स के पदों में है, जे इलेक्ट्रॉनों के वेग देख रहे हो, ये कौन से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है? सतह से निकलने वाले, निचली सतहों से निकलने वालों की नहीं है। अगर निचली सतह से निकलना है तो एक खर्च और होगा, वो एक खर्च क्या होगा हमारा? धातु के धनायनों के आकर्षण बल के विरुद्ध भी क्या होगा? काल होगा। ठीक है, इसको हम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा तथा न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 m बी मैक्स स्क्वायर बराबर एच, सी कॉमन ले लें, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो। यह भी समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है, जहां लैम्डा जीरो क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। जो तरंग दैर्ध्य के पदों में, आवृत्ति और वेग के पदों में, और यह तुम्हारी किसके? गतिज ऊर्जा के पद, तीनों एक ही चीज है। या यहाँ पर कह दें हम, यह समीकरण भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है। 1 2 3 4 एक ही समीकरण है, बस रूप बदल दिए, थोड़ी थोड़ी चीजें बदल दी। हम जानते हैं आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य, जहां सी क्या है? प्रकाश की चाल है, प्रकाश है 3 × 10⁸ मीटर पर। क्या हुई? पूरी बात को एक बार रिपीट कर दें, फिर नियमों की व्याख्या करते हैं हम। सबसे पहली बात बताई, सन 1905 या 4, कहीं कहीं 4 भी लिखा है, कहीं कहीं 5 भी, कोई दिक्कत नहीं। सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण एवं उसके नियमों की व्याख्या की। इनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ एक लाइन और होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम फोटोनों की संख्या बढ़ा देंगे तो तीव्रता बढ़ जाएगी। तीव्रता क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता बढ़ानी तो ऊर्जा बढ़ानी, ऊर्जा बढ़ानी यानी फोटोनों की संख्या बढ़ानी। तो प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही प्रकाश किसी धातु पर आपतित होता है तो यह फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और फोटोन का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त, फोटोन नष्ट हो गया। ये तो ऊर्जा के बंडल है, कोई पदार्थ नहीं है। जब ऊर्जा के बंडल है तो जैसे ही किसी से टकराएंगे अपनी ऊर्जा उसे ट्रांसफर कर, इलेक्ट्रॉन ने यह ऊर्जा प्राप्त की। सतह के उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को 2 भागों में खर्च करता है, एक तो धातु के बाहर निकलने में अर्थात काल फलन में, और दूसरा धातु के बाहर गतिज ऊर्जा के रूप में।
दो भागों में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सतह से निकलते हैं उनकी ही गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जो निचली सतहों से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वह धातु में उपस्थित धन आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध भी क्या करते हैं? कार्य। इस प्रकार से सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों फोटोन, जो सतह पर गिरा फोटोन H नहीं, उसने ऊर्जा कितने भागों में खर्च की? दो, कालफलन और गतिज ऊर्जा। तो E के बराबर इन सम्मानों को रखो, एक समीकरण बना, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², चूंकि Bmax उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग। कहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन? सतह से, निचली सतहों का नहीं है जी। बस यह समीकरण आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है, 1 2 3 4 समीकरण। इसे हम 1 कहना चाहिए, इसे हमें 2 कहना चाहिए, 3 होना चाहिए ये, और ये समीकरण होगा 4। यह चारों समीकरण आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण है। इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की सफल व्याख्या की जा सकी। एक बार फिर और रिपीट कर देते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण एवं उसके नियमों की व्याख्या की। इन्होंने बताया प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, इन बंडलों को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब यह फोटोन धातु की सतह पर गिरता है तो फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को, सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो भागों में खर्च करता है, धातु के बाहर निकलने में, कालफलन में, अर्थात धातु के बाहर गतिज ऊर्जा के रूप में। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम, और जो इलेक्ट्रॉन धातु की निचली सतहों से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि वह धातु में उपस्थित धन आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। इस प्रकार धातु की सतह से उत्सर्जित, धातु पर आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए कालफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती। बराबर कर दिया, एक h न्यू 0 रख दिया। ये सब चीजें, जहां न्यू 0 क्या है? देहली आवृत्ति है, और ये तरंग दैर्ध्य के रूप में। यह समीकरण आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहलाते हैं। आ गई इतनी बात, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जब इन समीकरणों की स्थापना कर ली तो इन समीकरणों से प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम, कौन कौन से 5 नियम थे? पहला नियम, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथा, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। पांचों नियमों की व्याख्या करते हैं इन समीकरणों से। सबसे पहली बात, प्रथम नियम की व्याख्या। प्रथम नियम की व्याख्या, इस थ्योरी में स्पष्ट कहा गया कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा फोटोनों की संख्या पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत से स्पष्ट है आपतित प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो फोटोन ज्यादा होंगे तो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, फोटोन ज्यादा होंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोन की संख्या पर निर्भर कर रही, और फोटोन की संख्या प्रकाश की तीव्रता है। तो इसका मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता से मतलब ज्यादा ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में ऊर्जा अधिक होना, तीव्रता अधिक है तो ऊर्जा ज्यादा करनी, तो फोटोनों की संख्या ज्यादा, फोटोन ही तो ऊर्जा है। तो इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती। फोटोनों की संख्या ज्यादा होने पर आपतित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी,
अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 है। अब द्वितीय नियम जाने, पहले नियम की व्याख्या। दूसरे नियम के लिए समीकरण ई के बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो में से स्पष्ट है कि ई के जो मैक्स से अधिकतम या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति तीव्रता पर निर्भर, किसकी तीव्रता? आपतित प्रकाश की तीव्रता, पूरा वर्ड लिखना चाहिए हमें, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? तीव्रता आ रही है इसमें, कहीं फोटोनों की संख्या आ रही, कहीं नहीं आ रही, ना फोटोन की संख्या आ रही ना तीव्रता। अगर फोटोन की संख्या आ जाती इस समीकरण में तो हम कहते गतिज ऊर्जा फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती, फोटोनों की संख्या माने प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती। लेकिन यहाँ ना तो संख्या आ रही फोटोन की, ना ही प्रकाश की तीव्रता। इसका मतलब है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 2 हो गया। तीसरा नियम, समीकरण ई के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो से स्पष्ट है कि ई के मैक्स आपतित प्रकाश की आवृत्ति, क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करती है। अरे भैया सूत्र में आ रहा है, फार्मूले में न्यू आ रहा है, अगर न्यू बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा, तीव्रता पर निर्भर। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 3 है। चौथा सुनो, यदि न्यू छोटा हो किससे? तब ई के मैक्स बराबर हो जाएगा निगेटिव, ऋणात्मक। अरे जे छोटा हो जे बड़ा हो तो घटाने पर माइनस का तो बचेगा, जो संभव नहीं है। गतिज ऊर्जा कभी माइनस की नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती गतिज ऊर्जा माइनस की? ई बराबर 1/2 mv² होती। देखो द्रव्यमान प्लस का होता, वेग माइनस का ही रख दो, बल्क चढ़ा सो प्लस का हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कभी माइनस की, मुझे कह रहा माइनस की आ गई, जो कि संभव नहीं है। अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यानी दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि संभव, इसलिए यह संभव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और पांचवी बात, जैसे ही प्रकाश धातु पर गिरेगा, एक फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा सतह के एक इलेक्ट्रॉन को देगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, समय पश्चात नहीं होगी, बाद में नीचे के निकलते रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित। पांचों नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहले नियम में साफ साफ बात कही गई कि प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है और फोटोन आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1। दूसरे नियम में समीकरण में स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर या फोटोनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, अर्थात तीव्रता पर निर्भर। यही नियम नंबर 2 है। इसी समीकरण में स्पष्ट है गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 3 है। अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक, जो कि संभव, गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है हमेशा, तो ये संभव नहीं है। और जैसे ही प्रकाश धातु पर गिरता है, सतह का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा लेकर तुरंत कहाँ निकल जाता है? बाहर। यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय पछता नहीं। ये पूरा बड़ा अच्छा टॉपिक था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है, इन नियमों की व्याख्या आइंस्टीन के फोटो इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण से कीजिए।
पूरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा टॉपिक है, आराम से तैयार करो। थैंक यू।